नमस्कार दोस्तों, मैं रामजीवन सिद्धार्थ आधे क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, विगत क्लासों की भांति जो हम आपको दो लाइनें सुनाते हैं, आज उनको सुनाने का मन नहीं है। कारण आज ऐसे व्यक्तित्व को हम पढ़ेंगे कि हम चाहे जितनी अच्छी लाइनें लिखते और आप तक पहुंचाते तो वो लाइनें फीकी थीं। इसलिए उन लाइनों को ना पढ़ के हम अपने उस महान व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। आज एक ऐसे व्यक्तित्व को पढ़ेंगे दोस्तों, जो भारत निर्माता, संविधान का जनक और जननी, महिलाओं का मुक्तिदाता, गरीबों का मसीहा, भारत का प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री। आप समझ गए होंगे किसकी बात हम कर रहे हैं। संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दोस्तों बात कर रहे हैं। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। कैसे इनका नाम इतना बड़ा पड़ा, इसमें कौन कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। इस नाम के आगे दोस्तों संविधान निर्माता की बात करें, संविधान को लिखने वाला। भारत रत्न की बात करें दोस्तों, भारत रत्न प्राप्तकर्ता, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको मरने के बाद प्राप्त हुआ। सरकार को पहले ही दे देना चाहिए था। चलिए, डॉक्टर की बात करें, पीएचडी। भीम की बात करें, माता। राम जी की बात करें तो पिताजी। अंबेडकर की बात करें तो गांव या इनके ब्राह्मण गुरु का उपनाम। इनकी दोस्तों बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत है जिसको जितना पढ़ा जाए उतना एक अदम्य साहस हमारे अंदर उत्पन्न होता है। जितनी बार उसको हम पढ़ें, उनकी जीवनी ऑटोबायोग्राफी, उतनी बार एक नया साहस, नया उत्साह, नया जोश अंदर बनता है दोस्तों। उनका राष्ट्र पुरुषत्व, राष्ट्र प्रेम इतना ज़्यादा था कि हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोगों ने इनको एक विशेष वर्ग से जोड़ दिया और इनके राष्ट्र प्रेम को सीमित कर दिया। ये इनके साथ इतिहास में नाइंसाफ़ी हुई दोस्तों। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, यदि इनके जन्म की बात करें दोस्तों, जो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। अब इनकी माता की दोस्तों बात करें, इनकी माता का नाम तो श्रीमती भीमाबाई। इनके दोस्तों पिता की यदि हम बात करें तो रामजी सकपाल। इनकी छवि आप इनके नाम में देख सकते हैं दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ महाराष्ट्र के गांव पड़ता है अंबा नगर, या कह सकते हैं अम्बाबाद। कहीं कहीं पर अम्बोदर भी आपको मिलेगा। ये अपना नाम लिखवा रहे थे अंबेडकर की जगह पर, लेकिन इनके जो गुरु थे वो ब्राह्मण जाति से थे। उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचाना और कुछ अच्छा लगा होगा और उन्हें अपना नाम दे दिया अंबेडकर, ताकि इनकी कुरीतियों से सामना उस स्थिति में ना हो। लेकिन छुपने वाला दोस्तों कहाँ है?
यदि हम इसकी बात करें दोस्तों, इनके पिताजी ब्रिटिश सरकार में, इनके पिताजी ब्रिटिश सरकार में सेना में थे। और जब इनका जन्म होता है 1891 में, तो 1894 में ये दोस्तों रिटायर हो जाते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने भाइयों में दोस्तों 14वें नंबर के थे, 14वीं संतान थे। दोस्तों बात करें तो 9 संतानें ऐसी थीं रामजी सकपाल की, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाई बहनों में वो एक्सपायर हो गए थे। 5 बचे थे, 5 में 2 भाई 3 बहनें थीं। उनकी सबसे छोटी संतान 2 लोग थे। चलिए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं इन्हीं के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब ये इनका जन्म होता है उसी कुछ समय बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो बात करें कि जब उनकी माता का देहांत हो जाता है तो इनकी बुआ इनको पालती पोसती हैं और इस लायक बनाती हैं वहाँ तक दोस्तों, लेकिन ज़्यादा समय तक वो भी उनका साथ नहीं दे पाती हैं, काफ़ी बूढ़ी होती हैं दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब थोड़े बड़े होते हैं तो इनका दाखिला एक स्कूल में करवाया जाता है, लेकिन उस स्कूल में पहली बात इनका महार जाति में जन्म होने के कारण दाखिला नहीं होता है। जब महार जाति में जन्म होने के कारण उस समय उस महार जाति को अछूत समझा जाता था। अछूत का मतलब जो छूने योग्य ना हो, ये समझा जाता था। तो उनको पढ़ने का या लिखने का या सामूहिक कार्यक्रमों में भाग लेने का या धार्मिक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से जाने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थितियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक गांव के ही स्कूल में दाखिला होता है। तो दोस्तों आपको एक कहानी बताएं, जब वहाँ पर दाखिला होता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्लास में बैठते होते हैं, तो जैसे ही क्लास में घुसते हैं तो वहाँ के जो अन्य बच्चे होते हैं वो दूर हट जाते हैं। फिर जब अध्यापक वहाँ प्रवेश होते हैं तो बच्चों से कारण पूछते हैं क्यों खड़े हो, तो बताते हैं कि ये बैठे हुए हैं। तो बोलते हैं ये कौन है, तो बोलते हैं ये महार जाति से इन्होंने जन्म लिया है और ये हमारे साथ बैठते हैं। अब उस समाज में एक वर्ण व्यवस्था ऐसी क्रूरता का रूप थी, तो दोस्तों जो उनके अध्यापक होते हैं वो भी क्लास से बाहर निकाल देते हैं और क्लास के बाहर बैठालते हैं। उस समय टाँट पट्टी, पानी या सामूहिक बैठना ये सब बहुत कठिन था दोस्तों। तो इनको अपने घर से ही बैठने के लिए एक टाँट ले जाना पड़ता था, साथ में पानी पीने के लिए यदि हम दोस्तों बात करें तो यदि स्कूल में चपरासी है तो दूर से डाल के इनको पानी पिला देगा, नहीं है तो वो बच्चा जो प्राइमरी का बच्चा है पूरा दिन दोस्तों भूखा ही रहेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों सोचो कैसे पढ़ा होगा इस महापुरुष ने, कितनी मेहनत की होगी इस महापुरुष ने, क्या क्या झेला होगा दोस्तों। हम आप तो बहुत बेहतर हैं, आज हम चाहें तो उतनी मेहनत करके तो आईएएस बन सकते हैं। अरे सोचिए क्या जीवन इनका रहा होगा। तो दोस्तों बात करते हैं उस क्लास की घटना की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाहर बैठे हुए होते हैं। जब बाहर बैठे हुए होते हैं तो एक अध्यापक है वो पूछता है 5 और 7 कितने होते हैं, तो कोई 15 बताता है, कोई 9 बताता है, कोई कुछ बताता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बार बार अपना हाथ खड़ा करते हैं। बार बार अपना जब हाथ खड़ा करेंगे दोस्तों तब अध्यापक जो होता है वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, तब ये खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं गुरुजी मुझे आ रहा है, हमसे पूछ लो। तब उनके जो अध्यापक होते हैं वो कहते हैं शांत हो जाओ, तुम क्लास में पीछे बैठकर सुनने के को पा रहे हो, इतना क्या कम है। और वो सवाल उनको नहीं बताते हैं। सोचो दोस्तों जिसको समय समय कदम कदम पर तिरस्कार किया गया हो, पढ़ने के लिए रोका गया हो, कैसे उसने अध्ययन किया होगा और यहाँ तक पहुँच के उसने संविधान लिखा होगा दोस्तों। यहाँ तक कि दोस्तों बात की जाए तो डॉक्टर अंबेडकर जब बड़े होते हैं तो एक नाई की दुकान पर बाल कटवाने जाते हैं, तो नाई यह कहकर उनको वहाँ से भगा देता है कि तुम महार जाति के हो, यदि हम बाल काटेंगे तुम्हारे तो गांव वाले हमसे नहीं कटवाएंगे, ये कहकर भगा देता है। तो उनकी जो बुआ होती हैं वो उनके बाल काटती हैं, उनकी जो बहन होती है वो उनके बाल काटती है। ये उन्होंने सहा। हम बात करें दोस्तों
जब एक ट्रेन से वापस, एक घटना याद आ रही, जब ट्रेन से वापस आ रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो एक बग्घी में बैठते हैं और बग्घी वाला इनसे परिचय पूछता है, तो नाम के आगे अंबेडकर लगा होता है। तो कुछ ब्राह्मण भी उस समय अंबेडकर अपने नाम के आगे लगाते हैं। तो मैं भी बताऊंगा कैसे नाम का अंबेडकर पड़ा, एक ब्राह्मण गुरु ही इनको देते हैं। तो उस समय दोस्तों जब नाम पूछता है, फिर बोलता है किस जात से हो, कहाँ जाना है, तो अपना बताते हैं दोस्तों, गांव जाना है और हम महार जात के हैं। तो उसी टाइम वो गाड़ी वाला, जो कि कह सकते हैं बग्घी या लड़ी डल्लफ जिसको बोलते हैं, वहीं से उनको गिरा देता है और फिर धोता है और कहता है कि गाड़ी हमारी अछूत हो गई। ये इन चीज़ों का उन्होंने सामना किया है, कितना धैर्य रखा होगा दोस्तों। ये जब बात करते हैं तो अपने घर पहुंचते हैं, इसकी पीड़ा अपने पिताजी को बताते हैं, सकपाल जी को। तो पिताजी इनके कहते हैं, बेटा यही तो तुमको बदलना है। वो कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे साथ भेदभाव होता है, स्कूलों में लोग हमसे बात नहीं करते हैं, खेलते नहीं, बैठालते नहीं। तब उनके पिताजी कहते हैं, बेटा तू पढ़ और तुझे पढ़ के कुछ बनना है और इसी व्यवस्था को बदलना है। तब भी उनके दिमाग में नहीं आता है। दोस्तों उन्होंने सुना था कि उनका घर भी दोस्तों बहुत गरीबी से जूझ रहा था। पिताजी उनके रिटायर हो गए थे। अब उस रिटायर की स्थिति में क्या अंग्रेज उनको देते होंगे, अंग्रेज़ों ने कितना शोषण किया है आप तो समझ सकते होंगे। ऐसी स्थिति में घर का खाना पीना नहीं चल पा रहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं, अपने बुआ की, अपने गार्जियंस की कह सकते हैं, ये क्लियर नहीं है कि मुझे पिताजी की, अपने बुआ की पर्स चोरी करते हैं, लेके भाग जाते हैं, सोचते हैं कि हम बम्बई चले जाएंगे, वहाँ पर काम ज़्यादा मिलता है, पैसा कमाएंगे। तो देखते हैं कि उसमें खोलते हैं तो उसमें निकलता है 1 रुपया। तब उनका दिल फट जाता है कि हम सोचते थे तो हम तो बड़े घर के हैं, माता पिता हमारे बहुत अमीर हैं, इसमें तो 1 रुपया निकला है। अब वहाँ से वापस आ जाते हैं, उस बोतली को वहीं रख देते हैं और ये प्रण लेते हैं कि आज के बाद हम इतनी पढ़ाई करेंगे कि इस व्यवस्था को भी बदल देंगे, हम बाहर काम करने नहीं जाएंगे। उस दिन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सारी आंधी तूफानों को झेला, भूखे रहे, बाहर सोए, अछूत बन के रहे और पढ़ाई के साथ में बहुत सारी कामयाबी हासिल की। पत्नी को खोया, बच्चों को खोया, पिता को खोया, माता को खोया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। अब आज उनका आप समझ रहे हैं कि पूरा देश नतमस्तक होता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लिंग, कोई भी लिंग हो, उनके एहसानों के बगैर वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। यदि वो ना होते तो जो साइमन कमीशन दोस्तों आया था, उसने चुनौती दी थी कि यदि आप अपना संविधान ऐसा लिख के दिखा दो जो पूरे भारतीयों को स्वीकार हो तो हम आपको आज़ादी दे देंगे। उसका अहम स्तंभ बन के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उभर के दोस्तों सामने आते हैं। चलिए इस शख्सियत के बारे में और आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों हम यदि बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जब ये हाई स्कूल क्लियर करते हैं 1906 में, तब इनकी शादी हो जाती है। तब ये 14 साल के थे और इनकी पत्नी महज 9 साल की थी। उनकी दोस्तों शादी हो जाती है, उनका नाम होता है रमाबाई। रमाबाई, अब इनसे इनकी शादी हो जाती है रमाबाई से। और आपको बताएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 2 शादियां होती हैं। एक रमाबाई से शादी होती है प्रथम, दूसरी शादी जो उनकी होती है दोस्तों वो एक ब्राह्मण महिला से होती है। दूसरी शादी इनकी एक ब्राह्मण महिला से होती है, ब्राह्मण महिला से। उसका नाम दोस्तों था शारदा, उसका नाम शारदा था। जब शादी कर लेते हैं तब उसका नाम सविता हो जाता है, सविता अंबेडकर। तब उसका नाम सविता अंबेडकर हो जाता है और जिससे एक पुत्र भी होता है। तो दोस्तों इनकी 2 शादियां होती हैं। इस जो पहली पत्नी है इनका देहांत हो जाता है। दूसरी पत्नी जब शादी होती है तो काफ़ी समय तक रहते हैं और उसके बाद ये जीवित रहती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक रहस्यमयी तरीके से देहांत हो जाता है। आज दोस्तों मेरी बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आगे की कड़ी जोड़ते हुए, तो दोस्तों शिक्षा की पहले हम बात कर लेते हैं। यदि शिक्षा की बात करें तो उन्होंने BA की पढ़ाई की, MA की पढ़ाई की, PhD की दोस्तों पढ़ाई की, LLB की पढ़ाई की, इसके साथ में बहुत सारी डिग्री की। एक राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक थे। सवाल ये उठता है दोस्तों कि इतना
गरीब होने के बाद, इतना माहौल विपरीत होने के बाद इन्होंने इतनी लंबी पढ़ाई कैसे कर ली? दोस्तों कम नहीं झेला होगा इस पुरुष ने, बहुत ज़्यादा झेला होगा। हम आप तो स्वतंत्र हैं। इसने आसानी से यहाँ तक सीढ़ी तय नहीं की होगी। ये तो आज हम बहुत आसान लगता है, कहीं भी फॉर्म भर दो, किसी भी स्कूल में दाखिला ले लो। जब पढ़ने का अधिकार नहीं था उस समय दोस्तों कैसे पढ़ा होगा? जैसे कि आज हम आप यदि भूखमरी छा जाए, भूख से कैसे लड़ेंगे, ऐसे तो ये समाज से लड़ रहे होंगे दोस्तों। चलिए, जिस समय आज हम लोग कोरोना की महामारी से असहाय हैं, वैसे ये सामाजिक परंपराओं से असहाय होंगे। कोई अंतर नहीं, जैसे हम आप घर में कैद हैं, ऐसे उस समय सामाजिक व्यवस्थाओं से कैद होंगे। दोस्तों इनके अंदर वो जोश रहा कि चलते रहे, आवाज़ यहाँ तक पहुँचे, तो हम आप ये छोटी सी महामारी कैसे डर गए, कैसे शांत हो गए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं, विषय पर आते हैं। बात करें दोस्तों आगे, तो 1897 की बात करें, 1897 की हम दोस्तों बात करें तो ये बम्बई चले जाते हैं। बम्बई चले गए तो वहाँ एक एल्फिस्टन नामक स्कूल में हायर एजुकेशन कह सकते हैं, हाई स्कूल ऑफ बॉम्बे की डिग्री प्राप्त करते हैं, या हाई स्कूल वहीं से करते हैं। उसके बाद ये एक पार्क में दोस्तों पढ़ रहे होते हैं। 1897 की बात करते हैं, जब ये हाई स्कूल पढ़ते हैं, एक पार्क में पढ़ रहे होते हैं, तो उनका एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है दादा केलुस्कर। दादा केलुस्कर ये व्यक्ति इनको मिलता है। ये राइटर, समाजसेवी व्यक्ति होता है। ये देखते हैं कि पार्क में बम्बई में एक बच्चा पढ़ रहा है, वो अकेले पढ़ रहा है, सब बच्चे खेल रहे हैं और वो बच्चा सिर्फ किताबों से खेल रहा है। तो उसके पास जाते हैं तो तैसे अम्बेडकर जी खड़े हो जाते हैं। तो वो कहता है बैठो, तब वो कहते हैं हम नहीं बैठेंगे, हम महार जाति के हैं, आपके बराबर बैठेंगे तो आप मुझे मारोगे। सोचो कितना पीड़ा रही होगी उस समय उस बच्चे के अंदर। बोलते हैं कि यार हम आपके बराबर बैठ गए तो आप मारोगे, भगा दोगे। तब वो कहता नहीं, हम सबको बराबर मानते हैं और हम किसी को मारेंगे नहीं। अम्बेडकर अंदर एक उत्साह आता है, जैसा लग रहा है कोई अपना मिल गया। वो चुपचाप बैठ जाते हैं और सारी जो सीढ़ी होती है वो अम्बेडकर से ये दादा केलुस्कर पूछते हैं, और उनको लगता है कि ये बच्चा कुछ अच्छा कर सकता है। उनको उपहार के रूप में किताब देते हैं, बुद्ध की जीवनी। दादा केलुस्कर ये बुद्ध की जीवनी देते हैं, और उनका एक लगता है उनको कि ये बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। यह सोचकर गायकवाड़ के बड़ौदा जो है दोस्तों, बड़ौदा सरकार बड़ौदा सरकार गायकवाड़ खानदान है, गायकवाड़ ये खानदान है, उनके पास ले जाते हैं, जहां उस समय राजा सयाजी राव थर्ड होते हैं। इनसे इनकी मुलाकात कराते हैं। सयाजी राव जो थे वो समानता का अधिकार रखने वाले थे, सभी में सद्भावना देखते थे। इन्होंने इस बच्चे को 25 रुपये मासिक स्कॉलरशिप देने का वादा किया और कहा तुम अपनी आगे की पढ़ाई तय करो। तब इनको USA जाने का मौका दोस्तों प्राप्त होता है। 25 रुपये मासिक उस समय में खर्च चल जाता था, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये पढ़ाई वहाँ पर इस स्कॉलरशिप पर नहीं चल पाई। फिर इनके सामने एक संकट दोस्तों उत्पन्न हो जाता है। फिर जो दादा केलुस्कर थे ये लाइब्रेरी का इनको विचार देते हैं। फिर अम्बेडकर कहते हैं कि लाइब्रेरी में कोई जाने नहीं देता है, कोई घुसने नहीं देता है। तो फिर बोलते हैं कि हम आपके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि आप कुछ अच्छा कर सको। तब ये गायकवाड़ खानदान सयाजी राव थर्ड के पास लेके जाते हैं, उनको उनकी बात रखते हैं, बताते हैं, और फिर ये उनको स्कॉलरशिप 25 रुपये मासिक देने का वादा करते हैं। इनकी स्कॉलरशिप में इन्होंने MA BA PhD जैसी कृपा से पूरी कर ली। अब दोस्तों आगे हम बात करें, जब ये USA पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक नवल नाम का पारसी मिलता है। नवल नाम का जब पारसी मिलता है, इससे इनकी दोस्ती हो जाती है। आजीवन ये दोस्त इनका बना रहा। ये बहुत ही नवल नाम का जो पारसी व्यक्ति है ये बहुत ही इनकी मदद करता है, बहुत मदद करेगा और बहुत अच्छे अच्छे अवसरों से दोस्तों को मिलाएगा।
इनकी मदद से बहुत सारे दोस्तों लाइब्रेरी का कार्ड बनता है, थीसिस लिखते हैं, बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात इनकी होती है। चलिए आगे दोस्तों कड़ी में जोड़ते हैं। 1917 की हम बात करें, 1917 तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत वापस आते हैं, क्योंकि उस समय इनकी स्कॉलरशिप समाप्त हो जाती है और ये भारत वापस आते हैं। उससे वापस आ रहे थे 1917 में, तब दोस्तों कहा जाता है कि ये प्रथम विश्व युद्ध का टाइम चल रहा था। उस समय इनकी जो पनडुब्बी होती है वो जर्मन की सेना डुबो देती है, और जब डुबो देती है उस पनडुब्बी कि डूबने की खबर आग जैसी फैल जाती है भारत में, और कहा जाता है कि अंबेडकर समुद्र में डूब गए। लेकिन सौभाग्य ये रहा कि उस पनडुब्बी में अंबेडकर आने वाले थे, सीटें ना होने के कारण वो उससे आए नहीं, वो दूसरी पनडुब्बी से आए। उस पनडुब्बी में इनके बहुत सारे थीसिस, बहुत सारी किताबें थीं, ये बच गए। फिर जब भारत पहुँचे तो बताया कि हम तो आराम से आ गए, और हमारी बहुत सी मेहनत, सालों की मेहनत, बहुत से रातों की मेहनत, बहुत सारे दिनों का चैन सुकून उस जहाज़ में डूब गया। चलिए, लेकिन दिमाग तो उनका बहुत तेज़ था, क्रिएटिव दिमाग था, वो कहाँ जाएगा? वो तो उनके पास है। जो उन्होंने घिस घिस के चमकाया था वो तो उनके पास है, वो तो उनके पास रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। फिर ये गायकवाड़ के वहाँ पहुँचते हैं, बड़ौदा सरकार में पहुँचते हैं। बड़ौदा सरकार में वहाँ इनको लेफ्टिनेंट सेना में पद मिल जाता है। लेफ्टिनेंट सेना का मतलब आज की यदि बात करें तो हम आईएएस बन के लोग जाते हैं, आईएएस के बराबर माना जाता है। तब इनको इस सेना में लेफ्टिनेंट का पद मिलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। लेकिन वहाँ पर दोस्तों शांति नहीं मिली। इतने बड़े पद पर होते हुए इनका जो स्टाफ था भेदभाव करता है, घुसने नहीं देता है, चपरासी फाइलें हाथ में ही नहीं पकड़ाता, टेबल पर दे देता है। पानी पीने के लिए दोस्तों वहाँ पर अलग व्यवस्था करनी इनको पड़ी, और वहाँ पर यदि कोई दूध पानी ये कुछ मंगाना है तो उनको दूसरा कोई व्यक्ति ला के देता है। लेकिन ये सकून से बैठ नहीं पाए। फिर एक मुस्लिम चपरासी होता है, वो इनकी सेवा में हाजिर होता है, वो इनको इन चीज़ों से कह सकते हैं सुविधाओं को प्रदान करता है। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। फिर ये सोचने लगे, यदि हमारे साथ आज भी वही भेदभाव हो रहा है तो हमारी इस पढ़ाई का मतलब क्या है, इन डिग्रियों का क्या मतलब है यदि हम शांत बैठ गए और इस नौकरी में फंस गए। फिर वो नौकरी छोड़ देते हैं और फिर वो विदेश चले जाते हैं। फिर वहाँ बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करते हैं, बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करते हैं दोस्तों। और फिर वहीं पर वहाँ से आने के बाद बहुत सारे संगठन बनाना शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों 1920 में महाराज कोल्हापुर की मदद से, महाराज कोल्हापुर की मदद से एक मूक नायक अखबार या पत्रिका निकालते हैं, जो कि साप्ताहिक होती है दोस्तों, जो कि साप्ताहिक होती है। निकालते हैं इनके विचार ताकि लोगों तक पहुंच सकें, और इसका बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार होता है, लोग पढ़ते हैं अंबेडकर क्या चाहते हैं। अंबेडकर दोस्तों किसी वर्ग विशेष के दुश्मन नहीं थे, किसी जात के दुश्मन नहीं थे, वो समानता के पक्षधर थे। वो सोचते थे कि पूरा देश एक समानता में पिरो जाए। अंततः यही होता है दोस्तों कि अंबेडकर हिंदू धर्म को त्याग देते हैं। बहुत सारे धर्म आते हैं, जैसे ईसाई हो गया, मुस्लिम हो गया, पारसी हो गया, बहुत सारे धर्म के गुरु उनके पास आते हैं और बहुत सारे प्रलोभन देते हैं। लेकिन इन्होंने उन सारे प्रलोभनों को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे, जैसे इस्लाम हो जाए तो उसमें बहुत सारी जातियां हैं, अंधविश्वास पर विश्वास किया जाता है। बहुत ईसाई धर्म की बात करें उसमें भी बहुत संप्रदाय हैं, उसमें भी कुछ अंधविश्वास या वाडंबर है। पारसी या अन्य धर्मों की हम बात कर लें दोस्तों, एक बौद्ध धर्म था जो वैज्ञानिकवाद पर आधारित था, इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक धर्म को अपनाया। उसमें ना कोई जाति ना कोई अंधविश्वास, ऐसी परंपरा नहीं थी। वो चाहते थे कि हम एक धर्म से निकलें, दूसरे ऐसे धर्म में जाएं जहां पर पूरी स्वतंत्रता हो। और आप तो समझ चुके होंगे कि इनको एक किताब मिली थी बुद्ध भगवान की, दादा केलुस्कर ने जो दी थी, उससे ही प्रभावित रहे होंगे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। फिर 1927 में हितकारिणी 1927 में हितकारिणी बहिष्कृत सभा
बहिष्कृत सभा का गठन किया। हितकारिणी बहिष्कृत मतलब जिनको बहिष्कार कर दिया गया हो उनके हित के लिए एक सभा बनाई गई, बैठक कराई गई। कोल्हापुर के महाराज ने बहुत सारे भोज किए, बहुत सारे फंक्शन किए, उसमें एक साथ रहे, बैठे और एक साथ बात की, समानता का प्रतीक बने। उनकी मदद से अम्बेडकर यहाँ तक पहुँचे। दोस्तों यदि हम बात करें 1927 में ही एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ये नियुक्त होते हैं राजनीति के, तो वहाँ पर ये महार जात से जन्म है ऐसा ये फैल जाता है लोगों के बीच में। तो लोग क्या सोचते हैं कि इनसे हम पढ़ेंगे नहीं, ये अछूत हैं, क्या पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर के जो प्रिंसिपल होते हैं, मैनेजमेंट होता है, वो कहता है पढ़ के देखो, विदेश से आए हैं पढ़ाई करके, अच्छा ना पढ़ा पाए ना पढ़ना। तो 2-3 दिन ये अपना क्लास लेते हैं और पता चलता है कि वहाँ के सारे लोग इनके फ़ैन हो जाते हैं, किसी भी वर्ग से हो, जात धर्म से हो, उनके फ़ैन हो जाते हैं। दोस्तों हम बात करें जब ये नए नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे, उस समय की यदि हम दोस्तों हम बात करें तो एक देवदार तालाब था, वहाँ पर जो नगर पालिका थी, म्यूनिसिपैलिटी थी, उसने उस तालाब को दोस्तों सार्वजनिक घोषित कर दिया था। लेकिन तब भी जो अन्य लोग थे उस तालाब में पानी पीने के लिए डरते थे। अम्बेडकर ने लगभग 100 लोगों को इकट्ठा किया और उस तालाब के पास ले गए, इस तरीके से खड़ा कर दिया तालाब को। अम्बेडकर जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस तालाब का पानी पिया, देवदार तालाब का पानी पिया, फिर अन्य लोगों ने पानी पिया। ये घटना जब उच्च वर्ग तक पहुंचती है तो वहाँ से लाठी डंडे लेके आते हैं, बहुत मारपीट होती है, बहुत लोगों को मारते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं और अम्बेडकर से अशांति भंग करने का उस पर आरोप लगाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो म्यूनिसिपैलिटी जो नगर पालिका है वो पहले ही सार्वजनिक घोषित कर चुकी होती है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं दोस्तों हैं। अम्बेडकर की जो माता थी तो वो आस्तिक थी और यदि भगवान के दर्शन करने होते थे तो दूर से ही दर्शन कर लेती थी। यदि मंदिर में प्रवेश कर जाएं तो बहुत मारपीट होती थी, उनको भगा दिया जाता था। अम्बेडकर अपनी माँ से पूछते थे कि ऐसा क्यों है, लोग मंदिर जाते हैं हम नहीं जा पाते हैं। तो उनकी माता बोलती थी बेटा हम अछूत पैदा हैं इसलिए वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये बात अम्बेडकर को खलती थी। अम्बेडकर बोलते थे भगवान ने तो हमको भी बनाया है, फिर हमको अछूत क्यों बना दिया। इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का प्रण किया। आज तो आप देख रहे हैं अनुच्छेद 25 क्या कहता है दोस्तों। यदि हम महारों की बात करें तो ये कोई अछूत जाति नहीं दोस्तों, ये क्षत्रिय जाति का ही एक रूप है। लेकिन अब इतनी बहादुरी से इतिहास में लड़ी, बहादुर प्रकरण सामने आए, लेकिन लोगों ने किस कारणवश उनको हटा दिया वहाँ से, इस पर चर्चा हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं यूट्यूब कैसा प्लेटफॉर्म है। चलिए दोस्तों फिर आगे हम बात करते हैं। फिर इसी की बात यदि हम आगे बढ़ाएं तो अभी हम आपको बोले थे संविधान का जन्म दाता और जननी दोनों है, ये के.बी. राव ने दोस्तों कहा था, के.बी. राव ने ऐसा कहा था। फिर हमें एक घटना याद आ रही है दोस्तों, इनका गंगाधर नाम का एक पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई और ये गोलमेज सम्मेलन आरटीसी को जा रहे थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी या कह सकते हैं गोल मेज सम्मेलन। ये यहाँ जा रहे थे, स्टेशन पर पहुँचे ही थे और वहाँ पर पता चला कि इनके पुत्र का देहांत हो गया है। तब ये वहाँ पर क्या कहते हैं, जो सूचना लेके आता है कि मेरा एक पुत्र मरा है, मैं यदि यहाँ पर नहीं गया तो लाखों मेरे पुत्र मर जाएंगे। वो लाखों शोषित थे दोस्तों। यदि हम बात करें महिलाओं को उन कुरीतियों से आज़ाद कराने का जो काम किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यदि शोषित समाज का उत्थान किया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यदि गरीब दबे कुचले या उस समय के अछूत समझे जाने वाले उनको इंसानियत जीवन जीने का हकदार दिलाया तो डॉक्टर अम्बेडकर थे। ऐसा नहीं था कि डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ अकेले थे, इनके साथ ही बहुत लोग थे। लेकिन जितना अदम्य साहस दिखाकर जान हथेली पर लेकर ये घूमे, लोगों के बीच रहे, लोगों का नेतृत्व किया, इतना खुलकर कोई सामने दोस्तों नहीं आया। बार बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ में महात्मा गांधी या बहुत सारे नेता
बार बार ये सोच रहे थे कि अछूत, हरिजन, ये सब शब्द दे रहे थे, इनको हटाने का, बराबरी लाने का, हिंदुत्व बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन कोई इस तरीके से साथ नहीं आया जिससे उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। एक बात दोस्तों, हम बात करें हरिजन शब्द की। हरिजन शब्द ये महात्मा गांधी ने दिया था, हरिजन, लेकिन अभी किसी को हरिजन कहना सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। अब कोई किसी को हरिजन नहीं कह सकता। कारण क्या है, फिर हम कभी बात विषय पर बोलेंगे दोस्तों, बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आरटीसी की हम बात करें तो, या गोल मेज सम्मेलन की बात करें, गोल मेज सम्मेलन में ये 1932 में हुआ सम्मेलन, 32-33। तो उस समय इन तीनों में 3 गोल मेज सम्मेलन हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इन तीनों में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। गांधी जी दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और उनकी बात वहाँ पर तर्क के साथ एक काटते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी बात रखते हैं जिसकी बड़ी सराहना होती है। फिर गांधी जी वापस आते हैं और गांधी जी ये बोलते हैं कि हमने वहाँ से कुछ प्राप्त नहीं किया। दोस्तों ऐसा नहीं था कि गांधी जी खिलाफ थे या अंबेडकर जी खिलाफ थे, अम्बेडकर गलत हैं या गांधी गलत हैं, ये इस पर दोस्तों टिप्पणी हम आप कर सकते हैं, लेकिन यदि हम सोचें तो स्थितियों के अनुसार दोनों अपनी जगह पर सही थे। दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार आया होगा, आपने सुना होगा। उस समय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, सिखों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। उससे की मांग 1935 के आसपास दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शूद्रों या फिर अछूतों या फिर जो SC ST कहे जाने वाले व्यक्ति थे, उनकी मांग करी जा रही थी। इसको लेकर महात्मा गांधी ने अमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। फिर महात्मा गांधी के साथ समझौता होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और अमरण अनशन तोड़ते हैं, इसलिए उनको गांधी जन्मदाता भी कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यदि हम बात करें दोस्तों तो 1927 में ही उन्होंने एक लेबर पार्टी बनाई और उन्होंने चुनाव लड़ा, बम्बई से चुनाव लड़ा, लेकिन ये हार गए। ये दुर्भाग्य था, हार गए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब संविधान बनने की बात आती है, उससे पहले जो मुस्लिम लीग बन चुका है, मुस्लिम लीग, अब दोस्तों आपको हम बात बताएं यहाँ पर, मुस्लिम लीग जो बन चुका है, इससे बंगाल जो आधुनिक बांग्ला, उस समय बांग्लादेश में था, अब बंगाल से ये चुनाव लड़ते हैं, मुस्लिम लीग से जीत जाते हैं। हिंदू धर्म में पैदा होने वाला व्यक्ति हिंदू की वोट नहीं पाता है, मुस्लिम की पार्टी से लड़ता है और मुसलमानों के क्षेत्र से जीत जाता है। यहाँ से दोस्तों जीत जाते हैं। फिर जब संविधान बनने की बात आती है, तब बहुत सारे नेता, उनका हम नाम नहीं लेंगे आपके सामने, बहुत सारे नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में प्रवेश से उनको आपत्ति होती है और वो दिन रात एक कर देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल ना किया जाए। लेकिन ये ऊपर से पावर था, ऊपर से था। KV राव जो थे, उन्होंने प्रेशर डाला, किस पर प्रेशर डाला दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रेशर डाला BG खेर पर, और BG खेर ने प्रेशर डाला वहाँ के एक जो बहुत ही अच्छे दोस्तों MR जायकर थे, सांसद MR जायकर, ये बम्बई से सदस्य थे, इनका इस्तीफा दिलाया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर लाया गया। सोचो दोस्तों कितना संघर्ष यहाँ पर किया होगा, लाया गया। उस समय पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था और पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वहाँ की सीट कह सकते हैं मुस्लिम लीग की गायब हो गई। और लेकिन अंबेडकर तो इंडिया में रहना था, तो उनको तो यहाँ आना था, कहीं तो सीट देनी होती थी। लेकिन इतने संघर्ष के बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर को शामिल किया जाता है संविधान सभा में। प्रारूप समिति का, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, उसमें इनको स्थान दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण, और संविधान को एक सांचे में ढालने का इनको अवसर प्राप्त होता है दोस्तों। उस संविधान की यदि हम बात करें दोस्तों, तो संविधान ऐसा तैयार करते हैं जिसमें किसी भी जात, किसी भी धर्म को कोई
विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। किसी भी लिंग को, किसी भी जाति को, किसी भी रंग, वेशभूषा, भाषा, क्षेत्र या धर्म, किसी को भी विशेष दर्जा प्राप्त नहीं। सारे संविधान में बराबर हैं। जो अम्बेडकर झेल कर आए थे वो अपनी आने वाली पीढ़ी को या आने वाले लोगों को दोबारा नहीं दर्द देना चाहते थे। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बार एक लाइब्रेरी में थे तो कुछ खा रहे थे, बिस्किट टाइप में पढ़ भी रहे थे और गर्मी बहुत थी। तो एक पत्रकार आता है, बोलता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कि अम्बेडकर खा लो, उसके बाद पढ़ाई कर लेना। तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलते हैं कि मेरे पास इतना भार है, इतने लोगों का दर्द है, यदि हमने एक क्षण भी आराम किया तो हमारी बहुत सारी प्रजा, बहुत सारी जनता है, वो बहुत सारे संकट में आ जाएगी। इसलिए दोस्तों उन्होंने इस दिन रात एक कर दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लोगों के बीच जाते थे, कुर्तियों से लड़ते थे, लोगों को समझाते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते तो ज़िंदगी भर ऐशो आराम करते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते तो ज़िंदगी भर एक रईसी जीवन जीते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा उन्होंने सिर्फ अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए, अपनी माताओं के लिए दोस्तों त्याग दिया। यहाँ की हम बात करें, महिलाओं के मुक्ति की बात करें तो महिलाओं को सार्वजनिक रूप से निकलने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को दोस्तों लोगों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था। अनुसूचित जाति की महिलाएं इस तरीके से कपड़े दिखती थीं कि उनके अंग दिखते थे। उनको ढकने का दोस्तों काम किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आज पूरा देश नमन करता है। हर जगह पर उनकी मूर्ति बनाई जाती है, म्यूजियम बनाए जाते हैं, उनके नाम पर गाँव बसाए जाते हैं, शहर बसाए जाते हैं। दोस्तों उस शख्सियत की बात कर रहे हैं। जरा एक बार सोचो, जिस व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार ना हो, खाने के लिए कपड़ा ना हो, खाने के लिए खाना ना हो, पहनने के लिए कपड़ा ना हो, खेलने के लिए समाज ना हो, गाइडेंस के लिए गुरु ना हो, ऐसा व्यक्ति जो कि भारत की सर्वाधिक डिग्रियां, सर्वाधिक शिक्षा प्राप्त करता है, वो व्यक्ति दोस्तों पढ़कर एक संविधान निर्मात्री बनता है। दोस्तों समझिए, आप यदि आप इतनी मेहनत करें तो क्या नहीं क्या कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है। दोस्तों हम यदि बात करें तो स्वतंत्र भारत में यदि बात करें दोस्तों, तो इन्होंने बम्बई से फिर चुनाव लड़ा और ये लोकसभा में हार जाते हैं। राज्यसभा से ये संसद में पहुंचते हैं। दोस्तों हारे नहीं, हराए गए थे। उसके बाद हम दोस्तों यदि बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री होते हैं, लेकिन कुछ अनबन के कारण, विचारधारा ना मिलने के कारण ये दोस्तों इस पद से भी इस्तीफा दे देते हैं। फिर यदि हम दोस्तों बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो 14 अक्टूबर 1956 महाराष्ट्र नागपुर में दोस्तों ये बौद्ध सभा में हिंदू धर्म को त्याग देते हैं और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों बौद्ध फिर अपना पूरा जीवन बौद्ध की सेवा में लगा देते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। दोस्तों और बहुत सारी संस्थाओं ऐसी हैं जिनका बौद्ध या अनुसूचित जाति या महिलाओं या समानता के लिए काम में संलिप्त रहते हैं। अंततः दोस्तों ये डायबिटीज़ से बीमार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चलने फिरने में ये असमर्थ हो जाते हैं और कह सकते हैं 6 दिसंबर 1956 में इनका देहांत हो जाता है। जैसे ये खबर महाराष्ट्र पूरे देश में फैलती है दोस्तों, वैसे पूरा देश रोने लगता है और इतनी भीड़ आती है, इतनी भीड़ इकट्ठा होती है कि वहाँ पर उनको देखने के लिए जगह नहीं मिलती, हवा प्रवेश नहीं होती। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो शख्सियत थी कि अकेला देश को छोड़ के जा रहा था और लाखों की जनता, लाखों की भीड़ रो रही थी। महिलाएं ऐसे रो रही थीं जैसे उनका कोई अपना सगा मर गया हो, पुरुष बच्चे ऐसे रो रहे थे जैसे उनका कोई अपना मर गया हो। सोचो दोस्तों, एक व्यक्ति जब 4 कंधों पर जा रहा था तो पूरा देश ऐसे आंसू बहा रहा था जैसे कि अब सब समाप्त हो गया। ये शख्सियत थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। फिर बहुत समय बाद दोस्तों इनको भारत रत्न मिलता है और भारत रत्न मिलने के बाद दोस्तों आज भी हम इनका जन्मदिन 14 अप्रैल के रूप में मनाते हैं और महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके उपकारों को, इनकी मेहनत को, इनके कार्यों को दोस्तों याद करते हैं। व्यक्ति किसी भी जात से हो, किसी भी हालत से हो, किसी भी धर्म से हो और किन्हीं भी परिस्थितियों में हो, यदि व्यक्ति ठान ले तो व्यक्ति अच्छा कर सकता है। ये पावर है हमारे आपके बीच में। अम्बेडकर से कुछ सीखने की बात है दोस्तों। अम्बेडकर उन्होंने पढ़ाई की
डिग्रियां भारत में सबसे ज़्यादा हासिल की, 35 आसपास डिग्रियां थीं। लेकिन डिग्रियां हासिल करना अलग है, ज्ञान दोस्तों हासिल करना अलग है। आप बहुत कुछ समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। बस आपसे इतनी ही गुजारिश है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय पढ़ें, कुछ सीखें, और उन्होंने कैसे इतना लंबा रास्ता तय किया, कैसे वहाँ पर पहुँचे, बस ये आपको सीखने की ज़रूरत है दोस्तों। इन्हीं के साथ बोलते हैं जय भीम, जय भारत, नमस्कार।